हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार पुनः मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया अध्याय का शुभारंभ करने जा रहा हूं, जो आप लोगों की एक और दूसरी पुस्तक जो है कृतिका पाठ्य पुस्तक, उसमें पाठ एक है, फर्स्ट चैप्टर जो है माता का अंचल, उस पाठ के विषय में मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, संबोधन करूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम माता का अंचल जो आप लोगों के जो पाठ है, इस पाठ में किस प्रकार से इस पाठ के ऊपर जो चर्चा की गई है लेखक द्वारा और उस पाठ का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इसका क्या सारांश है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को बीच आज चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है माता का अंचल। लेकिन माता का अंचल ये पाठ जो है, लेकिन इसके जो लेखक है, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी इस पाठ के लेखक हैं और इस पाठ को उन्होंने लिखा है। और इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की अवस्था की जो बातें हैं, जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, उस समय की बातों को उन्होंने पूर्वाभ्यास के द्वारा, पूर्व ज्ञान के द्वारा उन्होंने याद करके, जब वो लेखक बन गए थे, जब वो कहानियाँ, जब वो उपन्यास लिखने लगे थे, तब उन्होंने अपनी बातों को याद करके अपने स्मृति के सहारे, अपने यादों के सहारे इस पाठ को लिखना प्रारंभ किया है। ठीक है, क्योंकि ये इसके लेखक स्वयं खुद ये क्या नाम है, शिवपूजन सहाय जी हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम पाठ के जो लेखक है शिवपूजन सहाय जी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ बातें लिखना हो तो आप लोग अपने कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिवपूजन सहाय का जन्म है ना, सबसे पहले ध्यान दीजिए, शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म हुआ है वो 1893 अर्थात 1893 में हुआ है। कहाँ हुआ है? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला कहाँ पर है? बिहार, है ना। बिहार जिले के भोजपुर, गांव था उनवास, गांव का नाम था उनवास, और जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम था भोजपुर, और स्टेट, राज्य का नाम था उस समय बिहार। ठीक है, उनके बचपन का क्या नाम था? शिवपूजन सहाय तो नाम था, लेकिन उनके बचपन का एक नाम था, क्योंकि अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनका बहुत सारा नाम होता है, 1 2 3 ऐसे करके नाम रहता है ना। मम्मी कुछ और नाम से पुकारती है, पापा कुछ और नाम से पुकारते हैं, तरह तरह के 1 2 नाम होते हैं। लेकिन उस समय जो लेखक है लेखक के जो पिता थे ना, वो बड़े प्यार से अपने पुत्र को, शिवपूजन सहाय जी को, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर? भोलानाथ। ठीक है, शिवपूजन सहाय जी जब उन्होंने परीक्षा पास करके, जब वो उत्तीर्ण हो गए, आगे बढ़ गए, कॉलेज में चले गए और अपनी पूरी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा, और अपनी पूरी पढ़ाई को, पूरी शिक्षण को जब पूर्ण करने के उपरांत बाद में वो एक हिंदी के अध्यापक के रूप में वो नियुक्त हुए, और हिंदी के अध्यापक यानी हिंदी के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। जाकर उसके बाद उस समय क्या था? आज़ादी का दौर था, भारत में आज़ादी के आंदोलन होने लगे, भारत को आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे आंदोलन होने लगे, जिसमें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से, है ना, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से शिवपूजन सहाय जी बहुत प्रभावित हुए थे, है ना, इंस्पायर हुए थे, और प्रभावित होने के बाद वो भी आंदोलन में कूद पड़े। तब जाकर वो जो है सरकारी नौकरी, एक सरकारी अध्यापक थे, है ना, सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो सरकारी अध्यापक से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन मार दिया। ठीक है, उसके बाद आचार्य जी है लेखकों में, बहुत सारे लेखकों में लोकप्रिय होते चले गए, फेमस होते चले गए, प्रसिद्ध होते चले गए, और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी की हैं और बहुत सारे पत्रिकाएं भी लिखी है उन्होंने। ठीक है, मैगजीन भी लिखा उन्होंने। ठीक है, और पत्रिका का संपादन भी किया है, जिसमें से एक हिंदी की जो बहुत ही प्रतिष्ठित रचना मानी जाती है, हिंदी का बहुत ही फेमस है उनके द्वारा लिखित, उसका नाम है मतवाला। उसका नाम क्या है? मतवाला। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आगे भी काम आएगा आपका। ठीक है, मतवाला जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है शिवपूजन सहाय जी की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं,
जिसमें जैसे है कि देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष, बहुत सारे इत्यादि रचनाएं हैं जो उनके द्वारा लिखित है और बहुत प्रसिद्ध भी हुई है, उन्हें फेमस भी हुआ और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। उसके बाद इनकी जो रचनाएं है ना, अधिकांशतः रचनाएं देखिएगा आप तो एक ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती है। इनके बहुत सारे पार्ट मैंने पढ़ा है और मैंने सुना भी है। इसमें जो है आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा मेरे द्वारा या पुस्तक के द्वारा कि इनकी बहुत सारे जो रचनाएं हैं इसमें ग्रामीण संस्कृति की जो झलक है, किसानों की जो भूमिका है हमारे देश में, किस प्रकार से जो किसान है दिन भर खेतों में काम करते हैं और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उपज किस प्रकार से होगा, और हमारे जो अन्न जो है ना, अन्नदाता कहे जाते हैं किसान को क्या कहा जाता है, अन्नदाता का रूप माना जाता है ना। और उनके बारे में भी इनके पाठ में जो है बहुत सारे रचनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रचना है, इन्होंने जो लिखा है इस पाठ के, इसके बारे में चलिए प्रारंभ करते हैं। माता का अंचल शिवपूजन सहाय। तो सर्वप्रथम माता का अंचल, इस पाठ में माता और पिता दोनों का वात्सल्य जो बच्चों के प्रति होता है, अर्थात दोनों का जो प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है, उसके बारे में यहाँ पर इस पाठ में शिवपूजन सहाय जी ने दिखाया है कि जब वो छोटे थे, जब वो बचपन अवस्था में थे, तब उनका और पिता का एक गहरा नाता था। माँ भी उनसे प्यार करती थी उतना ही, पिता भी करते थे, लेकिन पिता के साथ जो है ना ज्यादा वक्त ज्यादा समय बिताते थे लेखक। ठीक है। इसलिए कहा, इस पाठ का नाम दे दिया गया है माता का अंचल। माता का आंचल यानी माता का गोद, माता का जो दुपट्टा होता है, जो आंचल होता है, बच्चे को वो सुख, वो सहानुभूति, वो जो विश्वास, वो जो भरोसा, वो जो प्यार, वो जो आत्मीयता कहाँ पर मिलता है? माता के आंचल में ही छुपकर मिलता है, माता के गोद में ही मिलता है। और माँ के जैसा जो प्यार है ना, माँ के जैसा जो प्रेम है, इस संसार में किसी के पास नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन इस पाठ में पिता जो है, बच्चा जो है शिवपूजन सहाय जी, वो पिता के साथ ही रहते थे हमेशा। उठना बैठना, खाना पीना, खेलना कूदना, जहाँ भी जाते थे उनके पिता लेखक को भी साथ लेकर जाते थे, है ना। लेकिन माता के साथ जो क्या नाता था, सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था, है ना। और लेखक के साथ यानी पिता के साथ लेखक जो है सोते भी थे पिता के साथ ही, लेकिन जब खाने की बात आती थी, दूध पीने की बात आती थी, तो वो केवल माँ के पास जाता था। ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसका सार मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, उसके बारे में देखिए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से इसका भावार्थ यह है कि जहाँ लड़कों का संग होता है ना, वहाँ मृदंग बजता है। मृदंग क्या होता है? मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जो तबले के समान दिखने वाला, जिस पर थाप लगने से वो बजती है ना। और जैसे बजती है तो आवाज उठता है, आवाज उठने के बाद लोग सुनते हैं तो उनके मन में भी वो उत्सुकता हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ लड़के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वहां पर देखिएगा चहल पहल होता है, वो लोग उत्साह से खेलते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन जहाँ बुढ़ों का संग होता है ना, जहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, और वहां पर अगर बच्चे बैठ जाए तो उनको केवल वो मजा, वो आनंद नहीं आएगा, सिर्फ खर्ची की ही बातें, इधर उधर की बातें सुनने को प्राप्त होगा। ठीक है। तो क्या है इसमें? हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी हमारे पिता तड़के का अर्थ होता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। सुबह सुबह उठकर नहाकर निबट कर तैयार होकर पूजा करने बैठ जाते थे। कौन? शिवपूजन सहाय जी के पिता, भोलानाथ के पिता। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को। ठीक है। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। बाहर की बैठक मतलब क्या? घर के बाहर नहीं। पहले के समय में क्या होता था, लोग जो होते थे, जो पुरुष मर्द होते थे घर के,
वो अंदर नहीं सोते थे, बल्कि एक बरामदा होता था, हॉल जिसको अभी कहते हैं हम लोग, वहां पर ही बैठते थे और वहां पर ही सोते थे। और अंदर भीतर जो है घर के, वहां स्त्रियां सोती थी, स्त्रियां रहती थी। ठीक है, क्योंकि उस समय स्त्रियां जो है जल्दी मर्दों के सामने नहीं आती थी, चाहे वो कोई भी हो, पर्दा में रहती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है समय बदल चुका है। ठीक है, आगे क्या है इसमें दिखलाया गया है कि वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगे। किनको दिक करने लगे? अपने पिता को। कौन? लेखक। भभूत का तिलक, तो भभूत का तिलक क्या होता है? भभूत एक प्रकार राख जैसा होता है। राख जैसे आप लोग तिलक लगाते हैं माथे में, राख जैसे शिव जी लगाते थे, है ना, वो जो तिलक जो है लगा देने के लिए अपने पिता को दिक करने लगे, अर्थात जिद करने लगे। ठीक है, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में, यानी चौड़ा माथा में त्रिपुंड कर देते थे। अर्थात त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 लाइन में, जैसे टीका लगाते हैं ना, 3 लाइन में 1 2 3, और ऊपर जो है चंद्र बिंदी जैसा रहता है ना, वो लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी उनके लीलार में, लेखक के लीलार में जब भभूत लग जाता था तो बहुत ही सुंदर दिखते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण जो भगवान है, उनके जब गालों में, उनके जब चेहरे में जब वो माखन लगता था ना, तो माखन लगने के बाद जब वो माखन खाते थे तो माखन का एक अंश लग जाता था बहुत सारे उनके चेहरे में, मुंह में, होठों में, तो वो और भी अत्यधिक सुंदर दिखते थे श्री कृष्ण। उनके सिर्फ सांवला रंग था ना, सांवरे रंग के थे श्री कृष्ण, और उन पर जो है माखन और भी सुंदर दिखता था। उसी प्रकार लेखक जो है जब वो भभूत का तिलक लगाते थे तो और भी खासे अच्छे लगते थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, सिर में लंबी लंबी बालें थी, केस थी। ठीक है, भभूत रवाने में हम खासे भम्बोला बन जाते थे। भभूत लगाने के बाद लेखक भम्बोले दिखते थे। भम्बोले अर्थात शिव जी, है ना। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। पिताजी लेखक को बचपन में प्यार से, प्रेम से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था, क्या नाम था असल में? तारकेश्वर नाथ। असल में इनका नाम था तारकेश्वर नाथ, जो आगे चलकर शिव पूजन साया जी बने। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। लेखक अपने पिता को बाबूजी कहते थे, है ना, और माता को मैया, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी माँ को मैया कहते थे, हे यशोदा मैया, है ना। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, देखते रहते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, कुछ शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। ठीक है, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। कौन रख देते? लेखक के पिता, है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे? ये जो है देखिए, ये चित्र है, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, ये भोलानाथ है, लेखक है, ये पिता है। ये गांव का दृश्य है, ग्रामीण संस्कृति की झलक किस प्रकार से दिखाई गई है कि जो पहले के समय में जो बच्चे होते थे अपने पिता के साथ कंधे पर बैठकर उनके पिता उनको घुमाने ले जाते थे, है ना, जहां भी जाते साथ में ले जाते। लेकिन अभी समय बदल चुका है, अभी कोई बच्चा कहीं जाना है उसको तो गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, है ना, बिना गाड़ी के कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन समय बदल चुका है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों से लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। क्यों हंसा करते थे? क्योंकि जो मछली को वो आटा खिलाते थे ना, वो जो दृश्य था ना, वो देखकर हंसते थे, क्योंकि वो छोटे थे, बच्चे थे, और बच्चे को जो बात अच्छी लगती है ना, उनको दिल को भा जाती है, तो वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर, है ना, डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, और बड़ा ही आनंद आता था। किनको आनंद आता था? लेखक को, भोलानाथ को। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, है ना। क्या कर देते थे?
पछाड़ देते थे, या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। यहाँ पर एक शब्द है उतान। उतान का क्या अर्थ होता है? पीठ के बल लेट जाना। पीठ के बल लेट जाते थे और वो ऊपर से चढ़ जाते थे। किसके ऊपर? पीठ के ऊपर। किसके पीठ के ऊपर? अपने पिता के ऊपर। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। जैसे अभी के समय में अगर किसी बच्चे के सामने हम बनावटी रोना रोने लगते हैं, है ना, तो क्या है, बच्चे देखते हैं, गौर से देखने लगते हैं कि क्या बात है, पापा रो रहे हैं, पिता रो रहे हैं, चाचा रो रहे हैं, है ना, और वो हंसने भी लगते हैं, है ना। तो ये जो है दृश्य जो है ग्रामीण संस्कृति की झलक और पहले के समय में जो बातें होती थी उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने दिखलाने का प्रयास किया है।